अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात ईरान इजराइल अमेरिका सूरत हाल। ईरान जंग बंदी हो जाएगी या नहीं, नज़रें इस पट्टी की थी, लेकिन हालात मज़ीद कशीदा होते ही नज़र आ रहे हैं। और ईरान के स्टेटमेंट के जंग बंदी हो भी जाए तब भी ईरान अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ मुजम्मिल साहब, रियाद में जो अमरीकी सफारत खाने पर हमला हुआ है, ईरान ने कहा है कि ये उसमें ईरान का हाथ नहीं है। तो आपको हालात अब किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? देखें, वैसे तो आज अब्बास अराक्ची साहब ने कहा है, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि हमने कभी पाकिस्तान में आकर मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है। क्योंकि बहुत से, आपको पता है, वेस्टर्न मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और अब नया वेन्यू टर्की या इजिप्ट हो सकता है, क्योंकि ईरानियंस ने पाकिस्तान आने से इनकार किया नहीं है। सदाकत तो अब्बास अराक्ची ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान आकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम दबाव में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमने इस्लामाबाद में आने से कभी इनकार नहीं किया। एक तो मेरा ख्याल है ये जो अब्बास अराक्ची साहब का बयान है, ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा था पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के खिलाफ, और जो पाकिस्तान को लेट डाउन करने की बात हो रही थी, मेरा ख्याल है वो हमें उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ईरानियंस ने खुद जवाब दिया है और अब्बास अराक्ची साहब ने ट्विटर पे आकर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। तो ऐसे मौके पे जब दुनिया में ईरान के ऊपर जारियत हो रही है, ये पहली दफ़ा नहीं है, मुसलसल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है, मुसलसल ईरान की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की जा रही है, और मुसलसल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की जो हिमायत की जा रही है ईरान की, उसकी तारीफ़ की जा रही है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बात हमारे सामने है और इसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और ईरान के बेसिकली ताल्लुकात खराब करने की जो कोशिश की जा रही थी। सिंपल इस वक्त तो देखें, जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो उस F-15 के पायलट का है। क्या अमेरिका उसको रेस्क्यू कर लेता है या वो ईरानियंस के हाथ लग जाता है। देखें, ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कहा है कि कोई उसको हमारे वाले करे तो हम उसका इनाम देंगे। इसका मतलब वो ईरानियंस के पास नहीं है। और अमेरिकन भी उसको ढूंढने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन में उनका एक हेलीकॉप्टर और जो है वो उस निशाने में आया है। तो टेक्निकली जो इस वक्त तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो उस पायलट का है कि वो क्या ईरानियंस उसको पकड़ है, वो ईरान की हदूद में है, वो ईरान की सरजमीन पर। लेकिन आपको पता है, ये जो पायलट्स होते हैं, इनको मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने, सरवाइव करने, और फिर ट्रेनिंग होती है इनकी, ट्रेनिंग मौजूद होती है। तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त तो दूसरा बड़ा सवाल, एक नेटवर्क भी तो ऑपरेट कर रहा है मोसाद का ईरान में, हो सकता है वो लेकिन वो कैसे राब्ता करेगा। और ये तो एक तो मेरे ख्याल में जो एक अब्बास अराक्ची साहब की जो गुफ्तगू आई कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और हम दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, देर पामन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। दूसरा मेरा ख्याल है उस पायलट पे पूरी दुनिया की नज़र है कि क्या अमेरिकन अपना पायलट जो है वो ले जाते हैं। ऐसा एक वाक़या लिबिया में हुआ था, लेकिन वहाँ लोकल लोगों ने उसको पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया था। वह लिबिया के कज़ाफ़ी के हवाले नहीं किया गया था। अमेरिकन अपना पायलट रेस्क्यू करने में कामयाब रहे थे। अब ये पायलट अगर तो पासदाराने इनकलाब के हाथ आ जाता है तो फिर और बात है, प्रिजनर ऑफ वॉर होगा, POW होगा। और अगर अमेरिका उसको ले जाता है ईरानियन सरजमीन से रेस्क्यू करके, तो ये भी एक सवाल और मतलब सब एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए ना ईरान के। देखिए, मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन जो है ना, जैसे जैसे इंटरसेप्टर, अच्छा ये लड़ाई पहले दिन से लोग कह रहे थे दो चीज़ों की लड़ाई है। एक ये कि क्या इंटरसेप्टर पहले ख़त्म होंगे या ईरानियन मिसाइल पहले ख़त्म होंगे। अब जिस तरह निशाने पे ईरानियन मिसाइल लग रहे हैं जी, रिफाइनरीज पे, या वो अमेज़ॉन के ऑफिसेज हों, या रियाद में एम्बेसी हो, या और जगह, या एयर डिफेंस सिस्टम ने यकदम काम करना शुरू कर दिया है। नहीं तो पहले एक महीना तो इसका मतलब है ईरानियंस ने पहले एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं किया और वो एक प्रॉपर टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे थे। अब उन्होंने F-15 गिरा दिया है और उसके गिराने को अब अमेरिकन ने भी तस्लीम किया है। पहले भी जहाज़ गिराने की बात हुई है, लेकिन वो एक जहाज़ तो उन्होंने सऊदी अरब में बेस पे खड़ा तबाह किया था। तो टेक्निकल इब्राहिम लिंकन के जो है, ये सबको तो उन्होंने हिट किया है। आहिस्ता आहिस्ता ईरान की जो सक्सेस रेट है
उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। हाँ जी। ये ज़रूर है कि जो ईरानियन बम्बार्डमेंट है वो अब मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हॉस्पिटल्स पर, वो जो उन्होंने कहा ना कि हम स्टोन एज में ले जाएंगे, ईरान की स्टेटमेंट है, हम फिर भी अपने जो हौसले हैं वो स्टोन एज यही है कि जी हम आपके हटेंगे। पुल उड़ा देंगे, अस्पताल ख़त्म कर देंगे, स्कूल कमजोर नहीं कर सकती है, तो उसके नतीजे में आप पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। पेंटागन की भी रिपोर्ट आ गई, जो अमेरिकी फौज के 247 टोटल जो जख्मी हैं उनकी बेसिकली ये रिपोर्ट है, 365 टोटल जो है। तो उससे बेहतर रिपोर्ट तो फिर वो आर्मी चीफ का रिजाइन के बाद उन्होंने कहा कि ए मैडमैन विल रूल दी अमेरिकन आर्मी, और ये आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर बने हैं, वो अब तक अमेरिकन आर्मी में 17 जर्नैलों को फारग कर चुके हैं। कैश पटेल की भी खबरें आ रही हैं, मजीद भी आ रहे हैं, मतलब आने वाला हफ्ता काफी सख्त है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं इस वक्त, उन्होंने ब्लैक्स की प्रमोशंस रोकी हुई हैं। जो वहाँ ब्लैक ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रमोशंस अब ड्यू हैं, उनकी प्रमोशंस को रोका हुआ है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम पर फौजियों की जीत की दुआएं करें। और पोप ने कहा है कि मैं ऐसी कोई दुआ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कोई हजरत यीशु मसीह की लड़ाई नहीं है। आप इसको सलीबी जंग ना, रिलीजियस टच में लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गलत हो गया ना अमेरिका का। सबका इल्जाम था कि ईरान जो है वो अपनी जंग को रिलीजियस टच देता है। ईरान ने तो इतना रिलीजियस टच नहीं दिया जितना मेरा ख्याल है अमेरिका इसको रिलीजियस टच दे रहा है। और अब दुआओं की बात आ गई है और यीशु मसीह की बात आ गई है, और मुझे लगता है वो इसको अब एक सलीबी जंग और एक वो कहते हैं ना जरा मजहबी टच देने वाली बात है। वो कि जहाँ काम ना बन रहा हो वहाँ मजहबी टच देके देखें। कहते होते थे ना बानी पीटीआई को कि जरा मजहबी टच दे दें। तो अब मेरा ख्याल है जो नहीं अब वो मेरा ख्याल है आजकल चूंकि अमेरिका में है तो उन्होंने ये फार्मूला जो है सेक्रेटरी ऑफ वॉर को भी दे दिया है कि ये मजहबी टच जरा बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कासिम सूरी साहब ने ना ये जो कज़मी टच वाला मामला है ना, ये अमेरिकियों को भी सिखा दिया है कि बड़ा जरूरी है मजहबी टच। जो गलत है बस पीटीआई पे डाल दें। नहीं आपने वो वीडियो देखी होगी ना? मैंने देखी है, लेकिन मतलब आप कहाँ से मैच कर रहे हो उसका कोई? तो वो मजहबी टच जो है ना, वो मजहबी टच वो आजकल सेक्रेटरी ऑफ वॉर की गुफ्तगू में नजर आ रहा है। सेफ एग्जिट चाहिए अमेरिका को, सेफ एग्जिट चाहिए। इससे पहले भी जितने से दूर थे अमेरिका के प्रेसिडेंट्स थे, उन पर भी प्रेशर था नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि वो इस जंग में कूदें। लेकिन बहुत से लोगों ने, बहुत से जो प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को, अमेरिका को इस जंग से बचा के रखा। अब ये क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जाहिर है एक प्रेशर है, उनकी आवाम उनके अगेंस्ट है। जेफरी एप्स्टेन की जो एक सारी एक स्कैंडल है, पूरा उनकी ईमेल्स हैं उनके अगेंस्ट है। पार्लियामेंट के अंदर से उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका की फ़ौज के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। एक वर्ल्ड वाइड प्रेशर है, यूरोप की तरफ से प्रेशर है, नेटो का प्रेशर है, अरब कंट्रीज़ उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही हैं। क्या लास्ट ऑप्शन क्या रह गया अब अमेरिका के पास? जो मंजरनामा आपने पेश कर दिया है ना, मुझे लगा आप थोड़ी देर बाद कहेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो माफ़ी मांग लेंगे ईरान से। ऐसी बात नहीं है। तो आप खुद मानते हैं कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद भी क्लेम कर चुके हैं कि वो इनको दोस्त मानते हैं। क्या करते हैं? पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित की है, 53 वोट्स थे उनके पास। टेक्निकल बात यह है कि वो इसको जंग नहीं कह रहे, वो ऑपरेशन कह रहे हैं, और ऑपरेशन करने का सदर के पास अख्तियार है, जंग करने का नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात ये ठीक है कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे है इस वक्त, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर जंग जीत जाएंगे तो ये पॉपुलैरिटी ग्राफ रिवर्स हो जाएगा। देखें, उनको अब ये नज़र आ रहा है कि जीत ही उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है उसको वापस ला सकती है। तो वो जीत की तलाश में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं हमें। ये एक शख्स का फैसला है या फिर ये मेरे ख्याल में आपको लगता है कि अमेरिका के मफाद में होगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास वीटो पावर भी होती है कि वो कांग्रेस और सेनेट के किसी बिल को वीटो भी कर सकता है। उनके निज़ाम में सदर बहुत मजबूत है और वो काफ़ी सारे फैसले इंडिपेंडेंटली कर सकता है, वो अपनी कैबिनेट भी बनाता है।
तो मेरे ख्याल में सदर का फैसला या जो सदर की टीम का फैसला है वो अमेरिका के निज़ाम हुकूमत में वो चलता है। और जो फैसला ना माने उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। नहीं, ये काम तो देखें इससे पहले भी होते रहे हैं, तमाम सदूर ने ऐसे ही किया है। मुझे अच्छी तरह याद है ओबामा के दौर में अफगान पॉलिसी के ऊपर एक अमेरिकन जनरल ने ट्वीट कर दिया था कि ओबामा की जो अफगान पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। तो अगले दिन प्रेसिडेंट ओबामा ने उस जर्नैल को सैक कर दिया था। हालांकि उसने अगले दिन सुबह ट्विटर पर माफ़ी भी मांग ली थी और सब ने कहा था रात उसने थोड़ी ज़्यादा लगा ली थी तो वो होश में नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने उसको अगले दिन सैक कर दिया था। ये रिवायत वहाँ मौजूद है। लेकिन ये ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ जर्नैलों को ये कह के भी फारग किया है कि ये बाइडेन के जर्नैल है, ठीक है ना, और उन्होंने फौज को एक पॉलिटिकल रंग देने की भी कोशिश की है। तो एक ये भी राय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रुकावट थी, इसलिए उनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से नफ़रत भी है या वो उसके ख़िलाफ़ भी हैं। वो पुरानी सारी इस्टेब्लिशमेंट को फारग भी करना चाहते हैं। जिसने बाइडेन के साथ काम किया हुआ है या उस दौर में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको जो है सिस्टम से निकालना चाहते हैं ताकि उनके अपने लोग सिस्टम में रह जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका काफ़ी मुश्किल में है और अमेरिका के अंदर भी इसका एहसास है और हमें अब ईरान के हवाले से भी ये एहसास नज़र आ रहा है। और अमेरिका की मुश्किल तो एक तरफ जो पाकिस्तान की मुश्किल है, खित्ते में दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है, तेल बंद, और उसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल आपके सामने है कि एकदम फैसला लिया जाता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा 458 रुपये करने के बाद रातों रात फैसला ये भी आता है कि 80 रुपये जो है वो कल के शो में आपने इतना एहतजाज किया कम था, करना पड़ेगा। आपका एहतजाज मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने देखा, आपका एहतजाज प्राइम मिनिस्टर ने कल तो आप क्लेम कर रहे थे मैं बहुत अमीर खातून हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी हम सब अब एक ही कैटेगरी में आ गए जितनी महंगाई आपने जो पेट्रोल की कीमत पर प्रोग्राम में एहतजाज किया और जिस तरह उसकी अवाम ने जो एहतजाज किया नहीं तो हमारे शो में तो आपने किया ना तो टेक्निकल बात यह है कि मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते हैं और उन्होंने आपके एहतजाज को देखते हुए रात 12 बजे जो है वो कीमत 80 रुपये कम कर दी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, एक जमहूरी मुल्क में अवाम का दबाव हुक्मरानों को महसूस करना चाहिए। बेशक आप मेरी बात समझें, एक जमहूरियत की जो पहली शर्त है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम की जानिब से, तो उसमें अवाम की बात की एक अहमियत होनी चाहिए। लोगों ने पेट्रोल की उस कीमत को मुस्तरद किया, आपने भी मुस्तरद किया, अवाम ने भी मुस्तरद किया और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने रात जो है उसको रिवर्स कर दिया। एक महीने के लिए देखें, एक महीने में अगर जंग ख़त्म हो गई तो हो सकता है पेट्रोल $70 पे आ जाए। देखिए मेरी बात सुने, अभी तो सब कुछ जंग के तनाजुर में फ़ैसला हो रहा है। पेट्रोल की कीमत कभी एक साल के लिए मुकर्रर नहीं होती थी, 15 दिन के लिए होती थी, एक माह के लिए होती थी। तो अभी ये एक माह के लिए उन्होंने किया है और टेक्निकल हमें दुआ करनी चाहिए कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, दुनिया नॉर्मल हो जाए, पेट्रोल की प्राइसेस नॉर्मल आ जाएँ ताकि हम जो है उसमें अपनी तरफ वापस ले जाएँ। यकीनन पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा होता है और पेट्रोल जो है वो एक बेस वैल्यू की हैसियत रखता है। तो मेरे ख्याल में इसको तो हमें ऐसे देखना चाहिए। और अगले साल बिजली महंगी होने की भी जनाब शर्त IMF ने सामने रख दी है। ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल से, ब्रेक से वापस आने के बाद फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मजीद उनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। 458 रुपये का जो पेट्रोल है वो एक महीने के लिए 378 रुपये फ़ी लीटर में मिलेगा। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जबकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो लेवी कम की कल प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपये पेट्रोल के ऊपर, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पर, और अगर ये कम की जा सकती थी तो फिर पहले ज़्यादा क्यों लगाई गई? लोग ये सवाल पूछते हैं, 24 घंटे बाद रिवर्स ही करना था, तो ये गुड कॉप और बैड कॉप क्यों खेला जा रहा है? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं फारूक साहब। देखिए मैं ये समझा हूँ कि जंग हो रही और तंदूर गर्म था, तो वज़ीर आज़म साहब ने सोचा कि चलिए 2 नान हुकूमत के लिए भी लगा लेते हैं। ये 80 रुपए का मतलब मुजम्मिल साहब बनता है कोई 133 अरब रुपया माहाना, जब आप पेट्रोलियम लेवी जो है वो कम करते हैं। तो जंग हो रही थी, दुनिया भर में कीमतें तेल की बढ़ रही थी, तो तेल की कीमतें हमारी हुकूमत ने सोचा बढ़ाते हैं, लेकिन उस दौरान
2 नान तंदूर में अपने भी लगा लेते हैं, जो कमी आ रही है एफबीआर के अंदर उसको भी पूरा कर लेंगे। तो वो जो मामला था ना टीका लगाने वाला कि तंदूर गर्म है और अपना नान भी लगा लें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को महंगा पड़ गया। वो उन्होंने उनसे वो तंदूर के नान जो हैं वो छीन लिए गए या उन्होंने खुद से वापस कर दिए, ऐसे ये कह लीजिए। वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। कोई ऐसा अवामी रद्दअमल तो नहीं था कि लोग सड़कों पर आ गए थे कि आपको कम करनी पड़ती, मेरा ख्याल है वॉलंटरली कम कर दी। कोई ऐसा मुल्क में अवामी एहतजाज तो नहीं होने लग गया था कि आपको कम करनी पड़ती? आम तो वैसे यूज्ड टू है। जी मुजम्मिल साहब, ये अवामी एहतजाज तो अब पिछली सदी की बात हो गई है। अब होता है ट्विटर पे एहतजाज, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब तो ये आप जैसे लोग जो हैं उनके जोर पे और उनकी ट्वीट्स के ऊपर फिर ये मामला करना पड़ता है। अच्छा नहीं, पहले हमें ये बताया गया फारूक साहब कि ये पेट्रोल पे लेवी इसलिए बढ़ाई गई है कि डीजल पे जीरो कर दी गई है, चूंकि डीजल को एग्रीकल्चर में और दूसरी जगह यूज होना है तो हमने उस पर लेवी जीरो कर दी है और उसका शेयर भी पेट्रोल पे लगा दिया है। अब क्या हुआ है, अब डीजल पर तो जीरो ही है, उसका शेयर जो पेट्रोल में लगाया था या लगाया ही नहीं था, वो एक लेम एक्सक्यूज था। देखिए अब जवाब देना होगा आईएमएफ को कि 133 अरब रुपया महीने की बुनियाद के ऊपर वो कटौती हो गई और साथ ही साथ आपके एफबीआर के अंदर जो है वो भी टारगेट पूरे नहीं हो रहे। मैं ये समझता हूँ मुजम्मिल साहब के जो सारा का सारा फोकस है ना हुकूमत का टैक्स इकट्ठा करने में, वो फोकस गलत है। हम बहुत हाई टारगेट जो है वो एफबीआर के लिए साल के शुरू में सेट कर देते हैं, ये जानते हुए कि ये टारगेट जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हम आसान तरीन तरीका जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगाने का, फिर वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। जो असल इशू है वो इखराजात का है। अब यकीन जानिए कि पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि बेहद अक्लमंद कौम है। वो ये समझ जाती है कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है तो उनको भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाराजगी उस वक्त उठती है जब वो देखते हैं कि जी हर तीसरी चौथी गाड़ी आप देखें सड़कों के ऊपर तो उसके ऊपर एक ग्रीन लाइसेंस प्लेट लगी रहती है। आप अगर कुरेदने निकलें, आप रिसर्च इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें तो पता चलता है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो कार पूल है उसमें 85,000 और 500 कारें हैं और जो हुकूमत बरतानिया का कार पूल है उसमें 86 गाड़ियां हैं। उनके वुज़रा जो हैं वो वहाँ पे ट्रेन पे और बसों पे ट्रेवल करते हैं और उनके दफातर जो हैं वो ट्रेन और बस की टिकट जो है वो उनको रीइंबर्स कर देते हैं। हमारे यहाँ सालाना कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल हुकूमत की गाड़ियां पी जाती हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पे देखिए तो 30 करोड़ रुपया बनता है रोजाना की बुनियाद पे जो हुकूमत की गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पी जाती हैं। तो असल प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमारी पाकिस्तानी जो हैं वो भी नाराजगी। अच्छा फिर देखिए कि मैंने गिन रहा था कि 137 वुज़रा इस पाकिस्तान के अंदर हमने अपॉइंट किए हुए हैं। जापान को सोचिए, वो कह रहे हैं 6 माह वो तनख्वाह नहीं लेंगे, 6 महीने की तनख्वाह काबीना की जो है वो जमा कराई गई सरकारी खजाने में। लेकिन साइकिल चलाने का मशवरा जिस तरह आवाम के लिए, उसका क्या हिसाब है? 2 महीने की काबीना की जो तनख्वाह बनती है वो 2.5 करोड़ रुपए की बनती है और रोजाना का जो तेल और पेट्रोल और डीजल है वो 30 करोड़ रुपए का डेली के हिसाब से बनता है। देखिए 137 वुज़रा हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी तनख्वाह सिर्फ आपका मतलब है 1.25 करोड़ रुपया है, तो वो कोई महंगे तो ना हुए? फिर सुन लीजिए, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, वहाँ 17 वजीर हैं टोटल में। जर्मनी में 16 वजीर हैं। साउथ कोरिया जो है वो महीने की 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। हम साल की 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ 137 वुज़रा हैं, वहां पे 19 वजीर हैं। तो असल जो प्रॉब्लम है वो ये है जो जिससे पाकिस्तानी भी नाराज रहते हैं। और फिर वो डिस्प्लेस्ड एंगर हम देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि ये तेल की कीमत बढ़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी समझते हैं कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तानियों को बोझ सहना पड़ेगा। ये जो बोझ हैं जो हुकूमत ने डाल रखे हैं वो समझ में नहीं आते। अच्छा अब जरा यूएई की बात कर लें, वो हम उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं, तो $2 बिलियन वापस कर रहे हैं या $3.5 बिलियन वापस कर रहे हैं?
जी 2.5 बिलियन का लोन है जो अप्रैल की शायद 17 तारीख को मैच्योर हो रहा है। $1 बिलियन का इजाफी लोन है, वो जुलाई में मैच्योर होगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि $2.5 बिलियन की वापसी होगी। सिर्फ यही नहीं है, अप्रैल का महीना जो है ना, वो मुजम्मिल साहब मुझे जरा सख्त लग रहा है। उसमें 8 तारीख को एक हमारा यूरो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, वो कोई 1.3 अरब डॉलर का है। फिर आपने बताया कि $2.5 अरब जो है वो अप्रैल की 17 तारीख को मैच्योर हो रहा है, जो यूएई का है। और साथ ही साथ चीन का भी एक प्रेशर शुरू हो गया। उनका जो टोटल वापसी करनी है वो तो कोई 1.4 अरब डॉलर। तो ये महीना जरा मुझे मुश्किल लग रहा है, सख्त लग नहीं, रहा है। अगर मैं ये गिनूं तो 2.5 और 1 3.5 और 1.5, ये $5 बिलियन हमने वापस करनी है, तो हमारे पास तो फिर कवर नहीं रह जाएगा, फिर डिफॉल्ट की बातें शुरू हो जाएंगी, इंपोर्ट कवर खत्म हो जाएगा, ऑयल प्राइसेस हाई हैं। ये $5 बिलियन देकर तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अच्छा, इनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए, एक है यूरो बॉन्ड, उसको हम कहते हैं हार्ड डेट, यानी कि वो तो वापस करना ही करना है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो वो तो पक्का गिन लीजिए 1.3 अरब। फिर 2.5 अरब आ जाता है यूएई का। वो कैटेगरी आती है फ्रेंडली डिपॉजिट की। उसके ऊपर कुछ निगोशिएशन हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। कुछ वापस किया जाए, कुछ ना किया जाए, कुछ रोल ओवर में चला जाए। फिर आ जाता है चाइना की पेमेंट, वो बाइलैटरल डेट है। उसमें भी पूरा पेएबल नहीं है, पूरा पेएबल नहीं किया जाता। निगोशिएशन होती है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो बाकी जो दो लोन्स हैं, यूएई वाला और चाइना वाला, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो सकती है, हो जाती है यूजुअली। कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, ये कोई दोस्त कह रहा था कि पाकिस्तान ने अब $10 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स बना लिए हैं, जो हमने अंदर से ही स्टेट बैंक ने बाइंग करके तो गोल्ड के रिजर्व्स बनाए हैं, कोई $10 बिलियन से जायद के। तो वो कहते हैं उनको एनकैश करके ये कर्जे ख़त्म कर देंगे, हम अपने डॉलर रिजर्व्स नहीं यूज़ करेंगे। देखिए, अभी $16 अरब के स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हैं और कोई $2 अरब के करीब इस साल जो है वो करंट अकाउंट का सरप्लस सामने आ रहा है। अगर अप्रैल का 8 तारीख का बॉन्ड तो वापस करना ही है। अगर $2.5 अरब भी यूएई का वापस कर दिया जाए और कुछ इजाफी कमर्शियल लोन्स ले लिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि दबाव बड़ा सख्त है, महीना सख्त है। डिफॉल्ट का खत्म किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। रुपया जो है वो प्रेशर में आ सकता है, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो प्रेशर में आ सकती है। तो डिफॉल्ट वाला मामला इस वक्त नहीं कोई नजर आ रहा। और जो गोल्ड रिजर्व्स को एनकैश करने वाली बात है कि गोल्ड रिजर्व की, क्योंकि गोल्ड की कीमत आलमी मंडी बहुत तेजी से बढ़ गई है, इसलिए वो रिजर्व जो हैं उनकी हमें मालियत जो है वो ज्यादा नजर आने लगी है। दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोने के रिजर्व बेचे हैं, उनमें तुर्किया है और रूस है। इन दोनों ममालिक ने गोल्ड रिजर्व बेचे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि विद $16 बिलियन जो रिजर्व में हमारे पास पड़े हैं सोने के अलावा, वो हमें कोई सोना इस वक्त कोई मजबूरी है बेचने की। और रुपया डीवैल्यू होने की भी बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अब $300 तक डॉलर चला जाएगा, लोग 300 का गैस कर रहे हैं। आप अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझसे गैस ना कराया करें, मंडी तेज़ हो जाती है ना, लोग डॉलर खरीदने लग जाएंगे। अगर यहाँ फ़ारूक सलीम साहब ने कोई फिगर बोल दिया कि डॉलर इतने का हो जाएगा तो लोग सुबह बाइंग शुरू कर देंगे, लेकिन डीवैल्यू होने की बात तो बहुत हो रही है। देखिए, नेचुरल है, मैंने जैसे आपसे कहा $16 अरब के अगर जखायर पड़े हैं और यूरो बॉन्ड की मेच्योरिटी आ रही है, यूएई पैसे मांगने लगा है, चाइना का प्रेशर भी आ रहा है पैसों के हवाले से। तो ये दो प्रेशर जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और रुपए के ऊपर आपको नजर आएंगे। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। देखिए, दोनों जो चीन और यूएई का लोन है, वो मैं समझता हूँ वो सियासी प्रेशर है वहाँ। जो यूरो बॉन्ड है वो तो ऑटोमेटिक है, वो कमर्शियल मामला है। तो यहाँ पे वो जियो पॉलिटिक्स का एक रोल नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसपे शायद चीन और यूएई एतराज कर रहे हैं, या उनका कंसेंसस उसके ऊपर नहीं उठता था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है। अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलिटी को अपना एक असासा बना रहा है,
कि हम ईरान के साथ भी बात करेंगे, हम सऊदी के साथ भी बात करेंगे, हम अमेरिका का भी भरोसा हमारे ऊपर रहे, चीन के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे। तो ये न्यूट्रलिटी की बुनियाद के ऊपर अगर हमें $2-2.5 बिलियन अपने रिजर्व से देने पड़ रहे हैं तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। कोई 10% कह रहे हैं डिवैल्यू होगा रुपया, ये आप बेहतर समझते हैं मुजम्मिल साहब। हैं? आपका अंदाजा क्या है? मेरा यही है कि प्रेशर जो है वो रुपए के ऊपर अगले चंद महीनों तक जारी रहेगा, और शायद जो आप कह रहे हैं वो अगले चंद महीनों में वो 10% तक टोटल प्रेशर पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की जो 94वीं लहर है उसको फिलहाल शुरू कर दिया है और अहम सनती फौजी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया है। पूछेंगे मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुरम ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जो ईरान की वॉर स्ट्रेटजी है अब तक कि उन्होंने, आपको लगता है कि एक कामयाब वॉर स्ट्रेटजी है या नाकाम वॉर स्ट्रेटजी है? उन्हें अपने अहदाफ हासिल हुए हैं या वो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं? आप इस वॉर स्ट्रेटजी को कैसे एनालाइज करते हैं? बिल्कुल, इस जंग को अब 1 महीना होने को आया है और ईरान ने किसी हद तक इस हिकमत अमली के तहत कुछ कामयाबियां हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया तो उसकी वजह से जो मौशी प्रेशर जनरेट हुआ है पूरी दुनिया में, तो अब पूरी दुनिया से प्रेशर है अमेरिका पर कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करे। इसी तरह ईरान ने सस्टेन भी किया है डिस्पाइट ऑल द बैटलफील्ड लॉसेस, लेकिन चंद चीजें हैं जो ईरान को असर नौ रिव्यू और रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि जंग को इसके मंतकी नतीजे तक लेके जाया जा सके। मेरा ख्याल है कि ईरान की वॉर स्ट्रेटजी में जिन फ्लॉज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि ये जंग अब ईरानी रहनुमाओं के लिए भी एक जाती जंग बन चुकी है। इस वक्त ईरान में जो लीडरशिप मौजूद है, इन्होंने अपने वालिदैन को खोया, इन्होंने अपने बीवी बच्चों को खोया, और ऐसी सूरत हाल में जज्बात आमतौर पे डोमिनेट कर जाते हैं आपकी वॉर स्ट्रेटजी को। आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी हो जाते हैं और शायद आपकी जात और जो एक पर्सनल सेंस ऑफ वेंजेंस है वो ज्यादा डोमिनेट करती है। अब उस चीज को लेके हम ये देख रहे हैं कि खास तौर पे जिस तरह से ईरानी हमलों का एक हदफ खलीजी ममालिक में रहा है, उससे एक नुकसान ये हो रहा है कि जो एक सुन्नी शिया डिवाइड थी इस्लामी दुनिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। खलीजी ममालिक एक तवील अरसे से ये आर्ग्यू करते आए हैं कि हमारे यहाँ जो अमरीकी अड्डे मौजूद थे, हमने जंग से पहले ही ये आगाह कर दिया था अमेरिका को भी और इजराइल को भी कि ये किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। यही वजह है कि जंग शुरू होने से कबल अमेरिका ने अपने तमाम एसेट्स उन अड्डों से निकाले और अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ इस वजह से लाने पड़े। नहीं, पर डॉक्टर खुरम साहब, ये जो ईरान ने इस जंग को एक्सपेंड किया टू जीसीसी कंट्रीज, ये ईरान की एक कामयाब स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही कि उसने एक तो लड़ाई को एक्सपेंड करके उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो दुनिया के लिए बढ़ाई, उसकी कॉस्ट बढ़ाई, और उसका जो ईरान ने अपनी प्रेजेंस और अपनी मज़ाहमत के ऑप्शंस थे उनको इतना वाइड कर लिया कि उसके पास हिट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस थी। तो वॉर स्ट्रेटजी में जीसीसी कंट्रीज़ को हिट करना उनकी कामयाब हिकमत अमली आप नहीं समझते? जो पूरी दुनिया के सामने मैं समझता हूँ कि दिस आर्गुमेंट इज फ्लॉड। वो इसलिए कि जंग से पहले के जो वाकयात और एक तसलसल है वाकयात का, उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। 28 फरवरी से पहले कई खलीजी ममालिक अमेरिका से दूर हो रहे थे। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में कतर पर इसराइली हमला हुआ। उस हमले के बाद कतर ने एक विजिबल पॉलिसी ली और कई तरह से ये साबित किया कि अब कतर विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज, क्योंकि उसके करीबी इत्तेहादी ने कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया था।
इसी तरह सऊदी अरब पर जब हूती रेबल्स ने अटैक्स किए पिछले 2-3 साल में, तो सऊदी अरब में भी ये आवाजें बहुत तेजी से फरोग पा रही थी कि अब हमें अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी से निकलना पड़ेगा और रीजनल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब ने चीन की सालसी में आज से कुछ साल कबल ही दोबारा एक रप्रोचमा किया ईरान के साथ, और दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आए थे। लेकिन जिस तरह से ये रीजनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किया ईरान ने, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई थी खलीज में ईरान के हवाले से, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हो सकता है कि जंग के दौरान और जंग के बाद ये ममालिक एक मर्तबा फिर अमेरिका के करीब आ जाए। और दूसरा, ईरान पर देखिए, जब बैनुल अक़वामी पाबंदियां आयद रही इतना कई दहाइयों तक, तो ये खलीजी ममालिक ही थे जो ईरान के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात में आज भी 5 लाख ईरानियंस काम कर रहे हैं जो कि वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं। वहां पर असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं और बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। और ईरान की जो एक पाबंदियों, एक सैंक्शनड इकोनॉमी है, उसके लिए बहुत बड़ा एक वो सपोर्ट है। इसी तरह आप कतर की मिसाल ले लीजिए कि ईरान का सारा जो एक सप्लाई सिस्टम है बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बाद जब वो बंद हुआ, तो कतर ने अपने बॉर्डर्स खोले ताकि ईरान में कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ना ले। तो मैं ये समझता हूँ कि इन ममालिक ने अपना एक किरदार अदा किया ईरान की स्टेबिलिटी में। इन्होंने कोशिश की जंग से पहले पुरअमन तरीके से ये मामला हल हों। लेकिन ये जो रीजनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसका फायदा सिर्फ अमेरिका को हो रहा है और इसराइल को हो रहा है। अमेरिका को किस तरह से हो रहा है? देखिए, अमेरिका अपनी तेल की पैदावार के लिए ईरान या सऊदी अरब पर इन्हिसार नहीं करता, यूएई पे इन्हिसार नहीं करता। अमेरिका का सबसे ज्यादा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कनाडा से होती है, उसके बाद मैक्सिको से होती है, और उसके बाद ये 8% तकरीबन मंगवाया करते थे मशरिक वस्ता से। वो भी खत्म हो चुका था जंग से पहले, क्योंकि ये वेनेजुएला पे कब्जा कर चुके हैं और वो 8% भी इनका वेनेजुएला से आ रहा था। तो अब नुकसान ये हो रहा है रीजनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का। नंबर 1, शिया सुन्नी जो डिवाइड थी वो बढ़ रही है। जो पर्शिया और अरब के दरमियान एक तारीखी मुखासमत थी वो बढ़ रही है। नंबर 3, खलीजी ममालिक जो अमेरिकन ऑर्बिट से बाहर निकलकर अपने नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बना रहे थे, हो सकता है एक मर्तबा फिर वो अमेरिका की तरफ। अच्छा, अब इस ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ये। अब आगे चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे। आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करना, तो सब कह रहे हैं इट वाज अ वाइल्ड कार्ड, ईरान प्लेड इट वेरी वेल। उसके बाद ईरान ने अपनी इम्पोर्टेंस दुनिया को बताई, ईरान ने उसको सस्टेन किया। इस वक्त में अमेरिका को बेबस कर दिया, इसराइल को बेबस कर दिया, अमेरिका के इत्तेहादियों को बेबस कर दिया। तो ये तो बहुत कामयाब स्ट्रेटजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाली आई। और अब अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी इसके बाद? क्लोज किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और बड़ी तदबीर से ईरान ये कर रहा है, लेकिन इस तदबीर में मजीद भी महारत इख्तियार की जा सकती है। वो कैसे? देखिए, ईरान ने कई ममालिक को खित्ते में और खित्ते से बाहर नॉन हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, जिसमें ओमान शामिल है और फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके अलावा एशिया पैसिफिक में आप चले जाएं तो जापान और साउथ कोरिया भी शामिल है। अब साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबनाए हुर्मस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, उसको ईरान ने नॉन हॉस्टाइल डिक्लेयर किया। और ये वही मुल्क है जिसने कार्ड, जो कि डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो साउथ कोरिया से उठाकर मशरिक वस्ता भेजा ताकि अमेरिका उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस तदबीर में थोड़ी सी महारत ईरान ये भी इख्तियार कर सकता है कि अगर आपने अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके, तो आप पेट्रो डॉलर्स के बजाय आप युआन में जो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑयल की, सऊदी अरब से हो रही हैं या यूएई से हो रही हैं, अगर वो युआन में या चाइनीज करेंसी में होती हैं, तो ईरान को उन्हें आबनाए हुर्मस से सेफ पैसेज देना चाहिए ताकि खलीजी ममालिक के साथ भी इसके ताल्लुकात बदतर ना हो और नुकसान अमेरिका को पहुंचे, खित्ते में मुल्क दीगर इस्लामी ममालिक को ना पहुंचे। तो मैं समझता हूँ आबनाए हुर्मस पर वो कह रहे हैं वो खुद जो आबनाए हुर्मस से टोल टैक्स ले रहे हैं वो तो युआन में ही ले रहे हैं। वो अभी तक कुछ इतलात है कि टोल टैक्स तो युआन में आ रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि 1974 में एक मुआहिदा हुआ था सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। उस मुआहिदे के तहत जितनी भी इनवॉइसिंग थी ऑयल की वो अमेरिकी डॉलर में होनी थी और सारा सरप्लस
वो अमेरिका में इन्वेस्ट किया जाना था। और ये जो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस है, ये उसी मुआहदे के जरिए मार्ज वजूद में आई थी, जिसकी वजह से अमेरिकी ग्लोबल हेजमनी को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अगर इसको खत्म करना है तो ईरान को सिंपली ये करने की जरूरत है कि सऊदी अरब और यूएई से जो ऑयल सप्लाई हो रही है वो आप युआन में करें, और जो सरप्लस पहले अमेरिका में वहां से जा रहा था उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन अगर सऊदी अरब और यूएई करने के लिए तैयार हैं तो ईरान के जंगी मकासद भी पूरे हो जाएंगे। और ये जो रिफ्ट आ रही है खलीज और ईरान के दरमियान, इसको भी खासी हद तक ब्रिज किया जा सकता है। अच्छा, अब जो एनर्जी और दीगर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर हमले शुरू हुए हैं ईरान के अंदर भी और ईरान की जानिब से भी, दोनों तरफ, ईरान भी ऑयल फील्ड्स पर, गैस फील्ड्स पर, एनर्जी पर अटैक कर रहा है और ईरान पर भी ये अटैक हो रहे हैं। इसके नतीजे में तो एक बड़ा एनर्जी और ऑयल क्राइसिस हमें नज़र आएगा। कहते हैं जंग बंद भी हो जाए तो ये सप्लाई चेन को 6-7 माह साल तक नहीं ठीक हो सकती। देखिए सोहरवर्दी साहब, यही मैं समझता हूँ हमारे माशरे के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम बगलें तो बजाते हैं जब ईरान की तरफ से गल्फ ममालिक के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब उस निशाना बनाए जाने के नतीजे में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हम हुकूमत वक्त को गालियां दे रहे होते हैं। और ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से, ये इसके नुकसानात को आप बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में तेल की पैदावार का दहाइयां लग जाती हैं। तो एक तो आपको दहाइयां लगेंगी पूरी दुनिया को इस जंग के असरात से निकलने के लिए। दूसरी वजह कि ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, बशमूल पाकिस्तान, हमें तैयार रहना चाहिए बुरे वक्त के लिए। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अपनी तेल की जरूरियात पैदा करने के लिए हम सब अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अगर डिप्लीट कर जाते हैं तो इनको रीफिल करने में भी आपको कई साल लगेंगे। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से अगर जंग रुक भी जाती है तो दुनिया को तैयार रहना चाहिए महंगे तेल के लिए। और जब तेल महंगा होगा तो महंगाई का एक ऐसा अफरीत सामने आएगा कि जिससे शायद दुनिया में एक बहुत बड़ी कसाद बाजारी एक जन्म ले लेगी। तो इसलिए ईरान और इसराइल की या अमेरिका की जंग के हवाले से हमें जज्बात से ज्यादा एक तहम्मुल और रैशनैलिटी का मुजाहरा। अच्छा, ये जो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है इस लड़ाई की, देखें एक तो कॉस्ट है मिलिट्री की कॉस्ट है लड़ाई की, दो मुल्कों के आपस में। एक इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है दुनिया के लिए। वो कब इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया इंटरवीन करके सीज फायर कराने के लिए दोनों फ्रीकैन को दुनिया दरमियान में आ जाएगी कि अब ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया इंटरवीन करने के लिए तैयार हो। ये कब वो बेंचमार्क आ जाएगा जब दुनिया जो है वो कहेगी बस एनफ? व्हाट इज द लिमिट? व्हाट इज द लिमिट? देखिए, इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की है परसों, और उसमें जो टॉप 10 ममालिक इस वक्त मौशी तौर पर मुतासिर हुए इस जंग से, उनकी फहरिस्त जारी की गई है। उन टॉप 10 में सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, जिस पर सबसे ज्यादा मौशी प्रेशर आया है। उसके बाद इंडिया है, जनूबी एशिया में बाकी और ममालिक हैं। जो ममालिक जो इस दुनिया की किस्मतों के फैसले करते हैं उन पे तो इतना असर नहीं आया, क्योंकि चाइना की आप मिसाल ले लीजिए, चाइना के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तकरीबन उसको 6 महीने तक उसको सस्टेन कर सकते हैं। रूस ऑयल के हवाले से खुद कफील है। जहां तक रह गए अमेरिका के मगरबी इत्तेहादी, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि उनकी भी जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा वो ग्लोबल नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चौथी बात यह है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने मगरबी इत्तेहादियों की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो थ्रैश होल्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस लिमिट की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए तो क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी। दैट्स व्हाई आउट ऑफ नेसेसिटी वी आर मीडिएटिंग बिटवीन ईरान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम साहब। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाजत दी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।